हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और स्टडी मटेरियल के अलावा भी आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज और प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है लोकतांत्रिक राजनीति सिविक्स, उसका तीसरा चैप्टर लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है और इसमें हम आपके साथ इस चैप्टर का 18 से लेकर 35 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आपने इन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में जाकर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड का परिचय दें, अर्थात जनता दल यूनाइटेड क्या था, जनता दल यूनाइटेड के बारे में बताएं या इसका परिचय दें, एक ही बात है। तो 1999 में जनता दल से अलग होकर शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ था। एक जनता दल था और उसी जनता दल से 1999 ईस्वी में अलग हो गया था शरद यादव, और वे शरद यादव जी 1999 ईस्वी में जनता दल से अलग होकर उन्हीं के नेतृत्व में एक जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ था। जनता दल यूनाइटेड एक क्षेत्रीय दल है जो बिहार में सत्तारूढ़ है। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना एवं दलित पिछड़ों का विकास कर सामाजिक न्याय लाना। यह संघीय ढांचे के अंतर्गत राज्य सरकारों की राज्यधकार की मांग करता है और इसका चुनाव चिन्ह तीर का निशान है। तो यह जो जनता दल यूनाइटेड है, इसका सबसे पहले आपको चुनाव चिन्ह याद रखना है। तो इसके चुनाव चिन्ह का निशान तीर है और 1999 ईस्वी में जनता दल से अलग होकर शरद यादव के नेतृत्व में इस दल का गठन हुआ था, जनता दल यूनाइटेड का। और इसका जो मेन उद्देश्य था समाजवाद की स्थापना करना और समाज में दलित पिछड़े लोगों का विकास करना और उनको सामाजिक न्याय दिलाना, यही उनका मुख्य उद्देश्य था। और यह संघीय ढांचे के अंतर्गत राज्याधिकार की भी मांग करता है और इसका जो चुनाव चिन्ह था वह तीर का निशान है। तो यही जनता दल यूनाइटेड का परिचय था। चुनावी घोषणा पत्र क्या है? यह जो चुनावी घोषणा पत्र होता है यह क्या होता है? तो चुनावों के समय विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने अपने विचारों को जनता के सामने रखती है। इसमें पार्टियां वोटरों को यह बतलाती है कि उनकी नीतियां क्या है और सत्ता में आने के बाद वे क्या करने वाले हैं। कुल मिलाकर उनकी नीतियों और कार्यक्रमों का संकलन है। तो चुनावी घोषणा पत्र अगर हम आपको साधारण भाषा में बताएं तो जब कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो वह अपनी इन बातों को बताता है कि जब वह सत्ता प्राप्त कर लेगा तो हम लोगों को क्या करके देगा, हमारे गांव में क्या विकास करेगा, हमारे नगर में क्या विकास करेगा। वही सब कार्यक्रम जो नीतियों और कार्यक्रमों का संकलन करते हैं वही चुनावी घोषणा पत्र है। यह जो क्वेश्चन है यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है कि चुनावी घोषणा पत्र क्या है। तो चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक पार्टियाँ अपने अपने विचारों को जनता के सामने रखती है और इसमें पार्टियां वोटरों को यह बतलाती है कि उनकी नीतियां क्या है और वे सत्ता में आने के बाद वे उनके लिए क्या करने वाले हैं। कुल मिलाकर उनकी नीतियों एवं कार्यक्रमों का यह चुनावी घोषणा पत्र एक संकलन है। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है? जो चिपको आंदोलन था इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इस आंदोलन से वे क्या करना चाहते थे? तो उत्तर में आपको सबसे पहले यह लिखना है कि चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहले इसका जो मुख्य उद्देश्य था वन संपदा की सुरक्षा, अर्थात वे इस आंदोलन के जरिए वन संपदा की सुरक्षित करना चाहते थे, वन को सुरक्षित करके उनको बचाना चाहते थे। दूसरा वन्य जीव की सुरक्षा, अर्थात वन में रहने वाले जीव की वे सुरक्षा करना चाहते थे। और तीसरा मिल मालिकों के शोषण से मुक्ति, अर्थात चिपको आंदोलन के जरिए उनको जो मिल मालिकों के जरिए शोषण हुआ करता था उनसे वे मुक्ति पाना चाहते थे। तो जो चिपको आंदोलन था यह सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य था वन संपदा की सुरक्षा, वन्य जीव की सुरक्षा और मिल मालिकों के शोषण से मुक्ति। यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लीजिएगा कि चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वन संपदा की सुरक्षा, वन्य जीव की सुरक्षा और मिल मालिकों के शोषण से मुक्ति। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करना था।
इस आंदोलन के समर्थकों का यह कहना है कि जंगल, जल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय समुदायों का प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। सरदार सरोवर परियोजना के विरोध के पीछे यह तर्क दिया गया कि वह पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह है। अर्थात जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि इस आंदोलन के जरिए वे कृषि क्षेत्र में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे। अर्थात वे कृषि क्षेत्र की ओर सरकार के ध्यान को लाना चाहते थे। इस आंदोलन का जो समर्थक कर रहे थे, उनका यह कहना था कि जंगल, जल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर वहाँ के स्थानीय समुदायों का प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। जैसा कि सरदार सरोवर परियोजना थी जो नर्मदा नदी पर बनाया गया था, तो इसके विरोध के पीछे यह भी तर्क दिया गया है कि यह सरदार सरोवर परियोजना पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, उसमें सिर्फ आपको एक ही उद्देश्य याद रखना है कि इसका मुख्य उद्देश्य था सरकार का ध्यान कृषि क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना। यह नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। और इसके अलावा उस आंदोलन के समर्थकों का यह भी कहना था कि वहाँ के जंगल, जल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर वहाँ के स्थानीय समुदायों का प्रभावी नियंत्रण भी होना चाहिए। लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित शासन है कैसे? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए आप जानते हो कि भारत में लोकतंत्र स्थापित है। तो जो लोकतंत्र है उसमें स्वतंत्रता और समानता पर आधारित शासन है। यह कैसे है? तो स्वतंत्रता और समानता लोकतंत्र के दो प्रमुख आधार हैं। स्वतंत्रता और समानता ये दोनों के दोनों लोकतंत्र के ही दो प्रमुख आधार हैं। इसके बिना लोकतंत्र स्थापित नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता के अंतर्गत देश के सभी नागरिकों को समान रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इनमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निर्बाध विचरण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, पेशा व्यवसाय चुनने एवं मताधिकार आदि की स्वतंत्रता। तो यह जो स्वतंत्रता है और समानता, यह लोकतंत्र का ही दो मुख्य आधार है। स्वतंत्रता के अंतर्गत देश के सभी नागरिकों को सभी रूप में समान रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें सभी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता है अर्थात निर्बाध विचरण की स्वतंत्रता है, किसी भी प्रकार की कोई संगठन बनाने की स्वतंत्रता है लोकतंत्र में, और कोई भी पेशा एवं कोई भी व्यवसाय चुनने की एवं मताधिकार आदि की स्वतंत्रता लोकतंत्र में प्राप्त होती है। इसीलिए स्वतंत्रता और समानता लोकतंत्र के लिए एक आधारित शासन है। लोकतंत्र में विपक्षी दल की क्या भूमिका है? अर्थात जो लोकतंत्र है उसमें विपक्षी दल की क्या भूमिका होती है, जो उसके विरोधी दल होते हैं। तो विपक्षी दल सरकार के कार्यों पर निगरानी रखते हैं तथा समय समय पर अपना विरोध प्रकट करते हैं। इसके फलस्वरूप सरकार जनता के अहित में कोई भी कार्य करने से डरती है। इस प्रकार जनता के हितों की रक्षा हो पाती है। तो लोकतंत्र में विपक्षी दल की होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो विपक्षी दल होता है यह सरकार के कार्यों पर निगरानी रखते हैं कि सरकार क्या काम कर रहा है तथा समय समय पर अपना विरोध भी प्रकट करते हैं। इसके फलस्वरूप जो सरकार है वह जनता के अहित में कोई भी काम करने से डरती है कि वह जनता के हित में कोई भी काम नहीं कर पाती है, और इस प्रकार जनता के हितों की रक्षा हो पाती है विपक्षी दल की भूमिका से। इसलिए लोकतंत्र में विपक्षी दल की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोकतंत्र में जन संघर्ष की क्या भूमिका है? जैसा कि आपने इससे पहले पढ़ा है कि लोकतंत्र में विपक्षी दल की भूमिका अति महत्वपूर्ण है, तो उसी प्रकार लोकतंत्र में जन संघर्ष की क्या भूमिका है? तो जन संघर्ष या आंदोलन न केवल सत्ता प्राप्ति के लिए होता है, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने एवं उसे विकसित करने के लिए भी होता है। यह एक सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा जनता अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाती है एवं सरकार को गलत नीति निर्माण से भी रोकती है। तो यह भी सेम विपक्षी दल की जैसा ही भूमिका निभाती है, क्योंकि जो जन संघर्ष है या आंदोलन न केवल सत्ता प्राप्ति के लिए है, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने एवं उसे विकसित करने के लिए भी होता है। इसमें एक जन संघर्ष में सशक्त माध्यम है कि जिसके द्वारा जनता अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकती है। लोकतंत्र में जन संघर्ष के माध्यम से वहाँ की जनता अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने का काम करती है एवं सरकार को कोई भी गलत नीति निर्माण करने से भी रोकती है। इसीलिए लोकतंत्र में जन संघर्ष की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जन संघर्ष के दो पक्षों का उल्लेख करें। अर्थात इससे पहले आपने पढ़ा है कि लोकतंत्र में जन संघर्ष की अति महत्वपूर्ण भूमिका। तो यह जो जन संघर्ष है इसका जो दो पक्ष है उन दो पक्षों का उल्लेख करें, उन दो पक्षों के बारे में बताएं। तो जन संघर्ष के दो पक्ष हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर व्याप्त बुराइयों को दूर करने का उद्देश्य सकारात्मक है और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध असहमति का भाव नकारात्मक है। तो यह जो जन संघर्ष है इसमें दो पक्ष होते हैं, पहला होता है सकारात्मक पक्ष और दूसरा होता है नकारात्मक पक्ष।
राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर जो व्याप्त बुराइयां होती हैं उन बुराइयों को दूर करने के उद्देश्य से उनका जो पक्ष है वह सकारात्मक पक्ष है, लेकिन जो वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध उनकी असहमति होती है, असहमति का भाव, वह उनके नकारात्मक पक्ष है। तो यही जनसंघर्ष के दो पक्ष हैं, पहला सकारात्मक और नकारात्मक। और वे जिन पक्ष के माध्यम से किसी की बुराइयों को दूर करते हैं वह उनका सकारात्मक पक्ष होता है, और जिसके विरुद्ध से वे असहमति का भाव प्रकट करते हैं वह उनका नकारात्मक पक्ष होता है। बूथ छापामारी से आप क्या समझते हैं? यह जो बूथ छापामारी था, इस बूथ छापामारी से आप क्या समझते हैं? तो कोई उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ताकत के बल पर बूथ छापेमारी का काम करता है, वह अपने समर्थकों के माध्यम से अधिक का अधिक मत डलवाने का प्रयास करता है। तो बूथ छापामारी से हम आपको सिर्फ साधारण भाषा में इतना बता दें कि कोई भी उम्मीदवार हो वह अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कि वही जीतेगा, और वह अपने ताकत के बल पर जो बूथ होता है, जहाँ पर मत देते हैं, जहाँ पर लोग जाकर वोट देते हैं, वहीं पर बूथ छापेमारी का काम करता है। वह अपने वहाँ के बूथ के समर्थकों के माध्यम से अधिक मत डलवाने का प्रयास करता है और अपने आप की जीत सुनिश्चित कर लेता है। तो यही बूथ छापेमारी होती है कि बूथ छापेमारी से कोई भी उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए, अर्थात जीतने करने के लिए अपने समर्थकों के माध्यम से वहां बूथ पर अधिक से अधिक मत डलवाने का प्रयास करते हैं, उसे ही बूथ छापामारी कहते हैं। दलित पैंथर्स क्या है? यह जो दलित पैंथर्स है यह क्या है? तो दलित पैंथर्स एक संगठन था, इसका निर्माण दलित वर्ग के नवयुवकों द्वारा किया गया था। जो दलित पैंथर्स था यह एक संगठन था, और इस संगठन का निर्माण दलित वर्ग के जो नवयुवक थे उन्हों के द्वारा किया गया था। तो दलित पैंथर्स में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि दलित पैंथर्स एक संगठन था और इसका जो निर्माण किया गया था दलित वर्ग के नवयुवकों के द्वारा किया गया था। पंचायत समिति के कार्यों का वर्णन करें, अर्थात जो पंचायत समिति होती है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, उसके कार्य के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वही इसमें पूछा जा रहा है कि पंचायत समिति के कार्यों का वर्णन करें। तो पंचायत समिति सभी ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करती है तथा समेकित योजनाओं को जिला परिषद में भी भेजती है। राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों का संपादन एवं निष्पादन करती है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक विकास कार्य एवं प्राकृतिक आपदा के समय राहत पर प्रबंध करना भी इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो पंचायत समिति का काम आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पंचायत समिति तो सबसे पहले सभी के सभी ग्राम पंचायतों की वार्षिक क्या क्या योजना है उन सभी योजनाओं पर विचार विमर्श करती है और उन योजनाओं को सफल बनाती है, तथा समेकित योजनाओं को, जो समेकित योजनाएं हो जाती है उनको जिला परिषद में भेजती है और राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों का संपादन करती है एवं निष्पादन भी करती है। इसके अतिरिक्त जो सामुदायिक विकास कार्य होता है एवं प्राकृतिक आपदा के समय राहत का प्रबंध करना भी पंचायत समिति का ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो यही सब कार्य पंचायत समिति के होते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन क्यों हुआ था? यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो यह जो आंदोलन है, इस आंदोलन का होने का क्या कारण था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश में ताड़ी एवं शराब की बिक्री चरम सीमा पर थी। अगर आप बिहार के हैं तो आपको ताड़ी के बारे में जरूर पता होगा कि ताड़ी क्या होती है। तो ताड़ी एक नशीली पदार्थ होती है जो ताड़ के पेड़ से होती है। तो यह 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश में ताड़ी एवं शराब की बिक्री जो थी वह चरम सीमा पर थी। इसके दुष्परिणाम से सारे लोग, खासकर महिलाएं, त्रस्त थी। सरकार अधिक आय प्राप्त करने के कारण इसकी बिक्री बंद करने के पक्ष में नहीं थी, अर्थात ताड़ी से सरकार को बहुत ज़्यादा आय मिल रहा था, बहुत ज़्यादा इनकम मिल रहा था और इसी अधिक आय प्राप्त करने के कारण वह इसकी बिक्री बंद करने के पक्ष में नहीं थी। परंतु आंध्र प्रदेश का जो सामाजिक जीवन था वह अस्त व्यस्त हो गया था। पुरुष ताड़ी और शराब पीकर घर की महिलाओं पर जुल्म ढोने में लगे थे। परिणाम स्वरूप महिलाओं की सक्रियता में आंध्र प्रदेश के नल्लोर जिलों में ताड़ी विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। यह जो ताड़ी विरोधी आंदोलन था, इस आंदोलन को महिलाओं के द्वारा चलाया गया था, क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो पुरुष थे वे ताड़ी पीकर अपनी महिलाओं पर जुल्म ढोने में लगे रहते थे, अर्थात उन पर जुल्म करते थे। इसी कारण वहाँ की महिलाओं की सक्रियता से आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हो गया था। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो महिलाओं के द्वारा हुआ था। किस जिले में हुआ था? तो नेल्लोर जिले में हुआ था, आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन क्यों शुरुआत हुआ था? तो आप समझ गए होंगे कि 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश में ताड़ी शराब की जो बिक्री थी वह बहुत अधिक थी, अर्थात चरम सीमा पर थी, और इसके जो दुष्परिणाम थे उससे खासकर महिलाएं त्रस्त थी, क्योंकि जो उनके पुरुष होते थे वे ताड़ी और शराब पीकर घर आते थे और उन पर जुल्म करते थे। इसीलिए वहाँ की महिलाएं खासकर त्रस्त थी और सरकार अधिक आय प्राप्त करने के कारण इसकी बिक्री बंद नहीं करना चाहती थी। परंतु जो आंध्र प्रदेश का सामाजिक जीवन था वह अस्त व्यस्त हो गया था। पुरुष ताड़ी और शराब पीकर घर की महिलाओं पर जुल्म ढोने में लगे रहते थे। इसी परिणाम स्वरूप महिलाओं की सक्रियता से ही आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में ताड़ी विरोधी आंदोलन को प्रारंभ किया गया। यही कारण थे ताड़ी विरोधी आंदोलन को शुरू करने का।
वंशवाद किसे कहते हैं? यह जो वंशवाद है यह किसे कहा जाता है? तो ऐसी प्रवृत्ति जिसमें किसी राजनीतिक दल के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति अनुचित लाभ उठाते हुए अपने सगे संबंधियों, मित्रों एवं रिश्तेदारों के दलों का प्रमुख पदों पर बिठाते हैं, वंशवाद कहलाता है। वंशवाद लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के सामने एक प्रमुख चुनौती है। तो अगर हम आपको वंशवाद साधारण भाषा में बताएं तो कोई उम्मीदवार जो कि राजनीतिक दल के शीर्ष पर बैठा हुआ है, अर्थात वह बहुत ही बड़े पद पर है और वह अपने पद का अनुचित लाभ उठाते हुए अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों एवं अपने रिश्तेदारों के दल के प्रमुख पदों पर बैठा देते हैं, अर्थात वे अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को अपने ही प्रमुख पद पर बैठाते हैं। इसे ही वंशवाद कहलाता है। अर्थात वे बिना किसी मेहनत के ही ऊंचे पद पर सक्रिय हो जाते हैं, ऊंचे पद पर नियुक्ति हो जाते हैं। इसे ही वंशवाद कहा जाता है। और वंशवाद लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के सामने एक प्रमुख चुनौती है। यही वंशवाद कहलाता है। भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगें क्या थी? यह जो भारतीय किसान यूनियन थी, इस यूनियन की मुख्य मांगें क्या थी, अर्थात इस यूनियन के माध्यम से वे क्या मांग सरकार से करना चाहते थे? तो भारतीय किसान यूनियन की निम्नलिखित मुख्य मांगें थी। पहला, गन्ने और गेहूं की सरकारी खरीद में मूल्य में बढ़ोतरी करना, अर्थात जो गन्ना और गेहूं था उसके सरकारी खरीद की जो मूल्य थी वह बहुत कम थी। इसलिए सबसे पहले तो वह इस यूनियन के माध्यम से चाहते थे कि गन्ना और गेहूं का जो मूल्य है वह थोड़ा बढ़ा दिया जाए। कृषि संबंधित उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे रोक को हटाना, अर्थात जो कृषि संबंधी उत्पाद के कारण दूसरे राज्य से आवागमन होता था उस पर रोक जो लगा हुआ था उसको हटाना। समुचित दर पर गारंटी युक्त विद्युत आपूर्ति करना, किसानों के बकाये कर्ज को माफ करना तथा किसानों के लिए एक पेंशन योजना लागू करना। तो यह जो भारतीय किसान यूनियन था इसकी मुख्य शर्त यही थी कि सबसे पहले तो वे गेहूं और गन्ने की मूल्य में बढ़ोतरी करना चाहते थे। दूसरा, वे कृषि संबंधित उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे रोक को हटाना चाहते थे। समुचित दर पर गारंटी युक्त विद्युत आपूर्ति करना चाहते थे। किसानों के बकाया कर्ज को माफ करना तथा किसानों के लिए पेंशन योजना लागू करना। इन्हीं सभी कार्यों को वे भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से करना चाहते थे। सामाजिक न्याय किसे कहते हैं? यह जो सामाजिक न्याय है यह किसे कहा जाता है? तो यह जो हम आपको क्वेश्चन पढ़ाते हैं इन क्वेश्चंस के जरिए हम आपको चैप्टर के सभी टॉपिक को कवर कर लेते हैं। और अगर आप इन क्वेश्चंस को रटना चाहिए तो यह थोड़ा असंभव हो जाएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस को आप रट नहीं सकते। इसलिए जैसे हम इन क्वेश्चंस को पढ़ाते हैं आप सिर्फ इनको अच्छे से पढ़ते हुए चलिए और समझते हुए चलिए, क्योंकि इन क्वेश्चन को सिर्फ आप अच्छे से समझे हुए रहिएगा तो आप 100% ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आप अपने लैंग्वेज के अनुसार एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर लिख के आइएगा और वही आंसर आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएगी। इसीलिए इन क्वेश्चंस को सिर्फ आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। तो इसमें पूछा यह जा रहा है कि सामाजिक न्याय किसे कहा जाता है? तो लोगों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में पाए जाने वाले असमानता को समाप्त करना और सभी लोगों का विकास एवं समुचित अवसर उपलब्ध कराना ही सामाजिक न्याय है। तो सामाजिक न्याय में आपको सिर्फ इतना समझना है कि लोगों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में जो पाए जाने वाली असमानता है उस असमानता को समाप्त करना और सभी लोगों का विकास करना और समुचित अवसर उनको उपलब्ध कराना ही सामाजिक न्याय कहलाता है। सूचना का अधिकार किसे कहते हैं? यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो देखिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार का प्रारंभ 2005 ईस्वी में राजस्थान से हुआ था। तो यह जो सूचना का अधिकार है यह किसे कहते हैं? तो लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा और जनता की सरकार है। जो लोकतंत्र है वह जनता की, जनता के द्वारा और जनता की ही सरकार है। अतः जनता को सरकार द्वारा जनता के लिए किए गए कार्य और बनाई गई नीतियों को जानने का अधिकार है। इससे ही सूचना का अधिकार कहा गया है। अर्थात जो लोकतंत्र है वह जनता की, हम लोगों के द्वारा ही और हम लोगों की ही सरकार है। अतः जनता का सरकार द्वारा जनता के लिए किए, अर्थात जो जनता है वह सरकार द्वारा जनता के लिए क्या क्या कार्य करती है और क्या क्या नीतियां बनाती है, यही नीतियां बनाने का अधिकार है सूचना का अधिकार। अर्थात हम लोग सूचना के अधिकार के माध्यम से जान सकते हैं कि सरकार ने हमारे लिए क्या क्या नीतियां बनाई है। इसे प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन प्राप्त करना पड़ा। यह जो अधिकार था कि हम लोग सरकार के द्वारा बनाई नीतियों को जान सके, तो इसको प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन को शुरू करना पड़ा था। तो यह जो आंदोलन था यह राजस्थान के व्यावर नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था और सरकार से बाध्य होकर सूचना के अधिकार संबंधी कानून बनाना पड़ा था। और सबसे पहले सरकार तो इस कानून को नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो सरकार बाध्य होकर सूचना के अधिकार संबंधी उनको कानून बनाना पड़ा था। और भारत सरकार ने 2005 के 12 अक्टूबर से सूचना के अधिकार संबंधी कानून को बनाकर लागू कर दिया था। तो सूचना का अधिकार कानून कब बना था? तो 2005 ईस्वी 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी में बना था। इसका आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था और कहाँ से हुआ था? तो 2005 ईस्वी से पहले यह राजस्थान के व्यावर नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। तो सूचना का अधिकार आप समझ गए होंगे कि सूचना का अधिकार जो होता है कि सरकार हम लोगों के लिए क्या क्या नीतियां बनाई है, उन नीतियों को जानने का अधिकार ही सूचना का अधिकार कहलाता है। सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इससे पहले तो आपने पढ़ा कि सूचना के अधिकार आंदोलन क्यों हुआ था,
वह क्यों बनाया गया था। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि सूचना के अधिकार जो आंदोलन था, इस आंदोलन को करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सूचना के अधिकार आंदोलन करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। सत्ता में आंशिक साझेदारी करना, सरकारी कामकाज पर नियंत्रण रखना, अर्थात सरकार में क्या क्या कामकाज हो रहा है उन कामकाज पर नियंत्रण रखने के लिए सूचना का अधिकार आंदोलन को बनाया गया था। एवं सरकार एवं सरकारी कर्मचारियों के कार्यों का सार्वजनिक करना, कि सरकार एवं सरकारी कर्मचारी क्या करते हैं उनके कार्य को सार्वजनिक करना, अर्थात सभी को बताना। तो सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था सत्ता में आंशिक साझेदारी करना, सरकारी कामकाज पर नियंत्रण रखना और सरकार एवं सरकारी कर्मचारी के कार्यों पर सार्वजनिक करना। चिपको आंदोलन क्यों और कहाँ हुआ था। तो यह क्वेश्चन रिपीट हो गया और हमने आपको बता दिया एक बात पहले कि जो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है वह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन बैंक में बहुत बार क्वेश्चन मिल गया है और यह क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए आप चिपको आंदोलन इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन क्यों हुआ था और कहाँ हुआ था। तो चिपको आंदोलन 1970 के दशक में वर्तमान उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा है। यह पर्यावरण रक्षा के लिए किया गया था। जंगलों में व्यावसायिक आधार पर वृक्षों की कटाई का विरोध यह आंदोलन किया गया था। गाँव वाले विशेषकर महिलाओं ने वृक्षों से चिपक कर पेड़ की रक्षा की थी। तो चिपको आंदोलन कहाँ हुआ। तो चिपको आंदोलन 1970 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य में हुआ था और इस आंदोलन के नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। अर्थात इस आंदोलन के जो प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। यह आंदोलन क्यों हुआ था। तो यह आंदोलन पर्यावरण रक्षा के लिए किया गया था। जंगलों में व्यावसायिक आधार पर जो वृक्षों की कटाई थी उस कटाई को विरोध का ही यह आंदोलन किया गया था। और वहाँ की जो गाँव वाले थे उत्तराखंड के, वहाँ के गांव वाले विशेषकर महिलाएं ने वृक्षों से चिपक कर पेड़ की रक्षा की थी। इसीलिए इस आंदोलन का नाम भी चिपको आंदोलन पड़ा था, क्योंकि वहाँ की जो महिलाएं थी सभी के सभी पेड़ से चिपक गई थी और उनका कहना था कि अगर आप पेड़ को काटना चाहते हैं तो पहले हम लोगों को काटें फिर आप पेड़ को काट सकते हैं। इसीलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन रखा गया था। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 35 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपके चैप्टर के सभी टॉपिक को भी कवर कर लिया गया है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोस को जरूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।